Good evening, everyone. Am I audible? Arnav, Rishik, Urvashi, am I audible, बच्चे? Yes, sir. Okay. So let's start with हाँ जी, कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? Let's start with I think modulus. Properties of modulus पढ़ने वाले हैं आज हम और argument. बताओ मेरे को लास्ट क्लास में क्या किया था? ब्रो एक लोग है दो लोग हैं? बता दो एक बार जरा फटाफट से क्या किया हमने लास्ट क्लास में? लिखा था कुछ के नहीं? अर्णव, ऋषिक, अभी, उर्वशी, कोई तो बताओ। सर मैं बताता हूँ। बता दे। हमने किया था ये सर मॉड्यूलस के, बस आपने दो क्वेश्चन कराए थे सर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज करानी थी सर आपका। ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर उससे पहले Okay. डाउट था सर मुझे असाइनमेंट का। बिल्कुल पूछ सकते हो। सर उसमें जैसे क्वेश्चन में हमें x प्लस वन स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट निकालना था। सर उसका एक कॉन्जुगेट सेकंड रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। बता। x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x डिवाइडेड स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस वन। इसका कॉन्जुगेट निकालना सर। ये सही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, तो यार अगर ये क्वेश्चन लास्ट वाले उसमें ही है जो मैंने लास्ट हाँ सर भेजा उसमें था। उसमें थर्ड क्वेश्चन में वो प्रूव करना था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर एक प्लस बी सेकंड रुक स्क्वायर। जाओ तो सर उसमें मैंने कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये। यार, ये वन नहीं है। वन का तो हम कॉन्जुगेट निकाल ही नहीं पाते। देख, ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। वन तो ये हो ही नहीं सकता ऋषिक। तो सर अगर ये क्वेश्चन में वन क्या होगा तो ये बोला पूरा था? का पूरा रियल नंबर बन जाएगा। नहीं नहीं, ये है ना, देख क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, देख ध्यान से। हाँ सर आई मैंने बोला था सर। नहीं नहीं, अच्छा तूने सर वन आपने बोला था, वन एक्स लिखा प्लस था। वन का। हाँ, अच्छा ये तूने सही बोला ही है। वन था, इसीलिए मैंने वन नहीं लिखा। सर तो ये एक्स प्लस आई रहा होगा। अब हमें हाँ इसका सर। कॉन्जुगेट नहीं निकालना था, हमें इसका नो 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 नो, हमें इसका कॉन्जुगेट नहीं निकालना था। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। रुक जा, ये पर मैंने बोला था तुमसे, शायद पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था, बट ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन। रुक जा अभी जरा, आज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पहले पढ़ ले। एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ ले, आर्गुमेंट पढ़ ले, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पढ़ ले, फिर हमें यही क्वेश्चंस करने हैं। आओ फटाफट शुरू करते हैं, चलो। अच्छा तो ये तब होगा जब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस खत्म हो जाएंगी, बट ये तो पूरा असाइनमेंट देना था तो इसलिए दे दिया गया था। अब सर इसमें तो से कुछ मैंने करा क्वेश्चन, था इसको, तो सर वो प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ वही 3-4 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लग रही है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सर बट ये इसमें प्रॉब्लम मैंने आज जो तेरी किया वो खत्म कर मैंने देंगे अपन। कॉन्जुगेट निकाल दिया सर इनका, मल्टीप्लाई कर दिया उन दोनों को। हाँ, कॉन्जुगेट निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ऋषिक, वो यस भी सर, ठीक तो है। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा जो मैंने पूछा था? तो एक्स प्लस आई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई हो जाएगा, सिंपल। और नीचे और वाला तो रियल पार्ट ही था, उसपे तो कोई कॉन्जुगेट लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, ओके। तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉड जेड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। यार देखो, मॉड जेड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर मॉड जेड जीरो है तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ जेड बराबर जीरो है, अदरवाइज हमेशा आपका मॉड्यूलस ग्रेटर देन जीरो ही होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू हमेशा इससे इसके बीच में लाई करेगी, और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी मॉड जेड और माइनस मॉड जेड के बीच में ही लाई करेगी। आप देख भी सकते हैं कि अगर जेड हमारा ए प्लस आई भी है
z हमारा a प्लस आई बी है, तो रियल पार्ट ऑफ z होगा हमारे पास a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा हमारे पास b, और अगर हम बात करें मॉड ऑफ z की तो वो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो, ये a से भी बड़ी होगी, b से भी बड़ी होगी। मैक्सिमम ये हो सकता है हाँ कि b 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू a बन जाएगी मॉड z की, तो उस केस में रियल पार्ट ऑफ z और मॉड z बराबर हो जाएंगे। और अगर a 0 होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और मॉड z बराबर हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिविजुअली इनके दोनों अलग अलग पार्ट्स निकाल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स मॉड z से लेके प्लस टाइम्स मॉड z के बराबर आ जाएगी। सर ये समझ नहीं आया जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है, यहाँ पे देख, अगर हमारे पास a प्लस आई बी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट, तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा a, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा b। तो ये जो रियल पार्ट है a, ये हमेशा मॉड z से माइनस मॉड z के बीच में लाई करेगा। क्यों? अब इसको कोई एक एग्जांपल लेके समझ ले, अच्छा चल ऐसे समझ लेते हैं। 2 प्लस 3i, ठीक है, तो ये देख रियल पार्ट 2 है, पहले तो मॉड z बता इसका क्या आएगा, रूट 13 आएगा। यस सर। तो देख रियल पार्ट जो है 2, वो रूट 13 से लेके माइनस रूट 13 तक ही तो लाई कर रहे हैं, मतलब इसके बीच में ही तो है कहीं ना कहीं। यस सर। वैसे ही अगर 3 को लूं तो वो भी इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं। तो यहां पे भी यही बोला गया है कि अगर हम इंडिविजुअली रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालें, तो ये कह रहा है कि इस बात का मतलब ऐसे मेन तो बस ये था, इतना सा था, इस बात का जो मेन मतलब था वो इतना सा था कि देखो अगर z की वैल्यू 2 बन जाए ना तो मॉड z भी 2 हो जाएगा, या z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो ना तो मॉड z की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे अगर z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4i हो ना तो मॉड z 4 ही हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पे बताना तो ये चाह रहे थे ये सिर्फ कि आपका रियल पार्ट या आपका इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हाईएस्ट वैल्यू जो अटेन कर सकता है अपने मॉडुलस के बराबर कर सकता है, बस। अदरवाइज हमेशा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों माइनस टाइम्स मॉड z से लेके प्लस टाइम्स मॉड z के बीच में ही लाई कर रहे हो। और सर ये बिलोंग्स टू वाला पार्ट जो कौन सा बिलोंग्स टू वाला? सर जो बाद में एंड करके लिखा आपने, ये भी इमेजिनरी वाला ही है, बिलोंग्स टू नहीं है, ये भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको साफ कर देता हूँ जरा, थोड़ा से अच्छे से नहीं लिखा हुआ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मतलब सॉरी लेस देन इक्वल्स टू। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि आप z का मॉडुलस निकालें या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें या माइनस टाइम्स z का मॉडुलस निकालें या माइनस टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, चारों वैल्यूज बराबर आएंगी भाई। देख भी सकते हैं कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी लिया है, राइट, या इनफैक्ट आप इससे लो z की वैल्यू 2 प्लस 3i है अगर, तो मॉड z रूट 13 आएगा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट भी ले ले तब भी मॉड z तो वही आएगा, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 नहीं बनेगा। क्यों? यस सर। सर वो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है। एग्जैक्टली माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप माइनस मल्टीप्लाई करें रियल पार्ट में, माइनस मल्टीप्लाई करें इमेजिनरी पार्ट में, या माइनस मल्टीप्लाई करें दोनों पार्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉड z निकालते हैं तो मॉड z की वैल्यू रियल पार्ट ऑफ z का भी होल स्क्वायर होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भी होल स्क्वायर होता है। तो वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनका स्क्वायर हमेशा एक ही वैल्यू देगा, इसीलिए चारों के मॉड्यूलस इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि काफी यूज होने वाली है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। मतलब ये कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं हम a प्लस बी, a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, यानी कि ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिसको हम जानते हैं मॉड z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको,
क्योंकि मॉड z की वैल्यू बनेगी इस केस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही बताया सर? गया कि z, हाँ जी सर जेड स्क्वायर मॉड करें अगर हम, वो डिफरेंट वैल्यू आएगी? नहीं, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। जेड स्क्वायर का करके फिर मॉड करें तब भी? बिल्कुल, ये अभी प्रॉपर्टी भी आएगी। अच्छा, ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करा हुआ है और उन सबका मॉड ले रहे हैं तो आप इंडिविजुअली भी इनका मॉड ले सकते हैं, यानी कि मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन। ऑल्सो मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, but modulus is not distributive over addition and subtraction। डिवाइड पे और मल्टीप्लिकेशन पे दोनों पे मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूटिव है, बट एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। इनफैक्ट हम एक रूल पढ़ते हैं इसके लिए जो कि बोला जाता है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, जिसपे हमारे काफी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और ये जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। कई बार इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये कुछ कुछ ट्राइंगल की साइड से भी मिलकर बना होता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी हाईएस्ट वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है अगर इन दोनों को अलग अलग ऐड कर दिया जाए इनका मॉड लेके, और इनकी लोएस्ट वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है अगर आप इन दोनों को ही माइनस कर दें। बट आपको यहां पे भी एक मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा और उनका मॉडुलस आप निकालना चाह रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मॉड को तो अलग अलग नहीं लिख सकते, बट ये जरूर कर सकते हैं जो अभी करा गया है। और ये प्रॉपर्टी काफी यूज होगी, ये प्रॉपर्टी काफी यूज होगी, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, बट थोड़ा सा देर में सर पहुंचेंगे यहाँ हमने पे। होल में मॉड क्यों लगाया लेफ्ट वाले पार्ट में? क्योंकि ये मॉड होल में मॉड इसलिए लगाया, हमें नहीं पता Z1 बड़ा होगा कि Z2 बड़ा होगा। तो अगर Z1 में से Z2 को घटाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जबकि इधर मॉड लगा हुआ है, मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। तो मॉड Z1 में से मॉड Z2 घटाया और मान ले नेगेटिव आ गया, तो नहीं मेरे भाई नेगेटिव नहीं लेना है, मॉड लगा के उसकी वैल्यू बतानी है। ओके सर। अच्छा जी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी रफ कर दूं? यस सर। सर कॉन्जुगेट में भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन? नहीं होता है, पढ़ी नहीं तूने प्रॉपर्टीज? ये तो रूल है क्लास का ऋषिक कि पहले वाली प्रॉपर्टीज पढ़ के आनी है। एक ही तो रूल है बस क्लास का कि जो पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज जरूर करते जाओ। तो ये देखो एथ प्रॉपर्टी कि अगर आप मॉड के अंदर कुछ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकाल रहे थे और तब मॉड ले रहे थे, उस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल लो तब वो पावर ले लो, राइट। दूसरी बात कि अगर आप Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखना मेरे साथ। यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, यस। किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। तो वही लगाया मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी कि अगर Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, दोनों के लिए रूल बता रहा हूं। तो अगर Z1 प्लस माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, है ना। अब इसका तो सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाओ देखते हैं।
तो अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इनका मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू करा। तो पहली बात तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, Z1 प्लस माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 का मल्टीप्लीकेशन Z1 कॉन्जुगेट के साथ करूंगा। हाँ हाँ बोलो सर इसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, a प्लस बी माइनस बी? कैसे लगाएंगे, मॉड्यूलस है सर सर क्योंकि जो वो होगा सर, अगर पहला टर्म प्लस में होगा मान लो, तो दूसरा माइनस हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्जुगेट है, तो सर वो लग सकता है। अब देख, अब एक काम तो कर सकता है तू कि इस स्क्वायर को अंदर लेके चला जाए, तो Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, पर वो पूरी की पूरी वैल्यू मॉड की तो अंदर होगी। यस सर। मॉड को कैसे ओपन कर देगा मेरे को ये तो बता, मॉड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। भाई मैं ये कह रहा आई हूँ थिंक आरएचएस का कह रहा है सर, जो a सर मैं प्लस आरएचएस सर Z1 प्लस माइनस Z2 और मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट सर। हाँ आरएचएस सर वो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर हो जाएगा ना? हर केस में नहीं ना, ये देख, इसलिए जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस लिया जाएगा। ये प्लस माइनस इसलिए लगाए गए हैं कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है बच्चे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। यस सर, तो फिर सर हम कॉन्जुगेट जब लेंगे सर कॉन्जुगेट लेंगे तो ऑपोजिट आ जाएगा ना सर? बिल्कुल आ जाएगा, पर मेरी बात तो सुन, रुक जा जरा। अच्छा चल कोई एग्जांपल लेके देख लेंगे अभी, पहले ये समझ मेरे साथ। अभी तेरा जो कंफ्यूजन है वो एग्जांपल से मैं भी क्लियर करता हूँ। बट ऐसा होगा नहीं, जो तू बात बोल रहा है वो ठीक है तेरी, पर वो सारे में थोड़ी ना लगेगा। भाई a प्लस बी और a माइनस बी पूरा बन रहा हो तो मैं मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को निकाल लिया होता है ना, बट ऐसा नहीं बन रहा होगा हर बार। तो ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा होगा, Z1 का मल्टीप्लीकेशन Z1 कॉन्जुगेट के साथ करा तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट हो गया, फिर Z1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट के साथ करा, प्लस माइनस Z2 का Z1 कॉन्जुगेट के साथ करा, और प्लस माइनस प्लस प्लस करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, माइनस माइनस करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। यानी कि Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बन गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बन गया मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, राइट। और ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, अगर याद हो तुम्हें तो, ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी यार। देखो क्लास का एक रूल है, मैं बता देता हूँ, शायद मैंने तुमसे बताया तो होगा। बिल्कुल, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये हमने कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जरा रिवाइज करना इसको। तो क्लास का यही रूल है कि भैया रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, वरना हम फिर पीछे छूटने लगेंगे अगर हम डेली के डेली रिवाइज नहीं करेंगे। अब देखो तुमने यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की यूज कर ली है ऑलरेडी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट कब डिस्ट्रीब्यूटिव है कब नहीं है। वैसे ही ये प्रॉपर्टी थी तो इसका कैसे हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डायरेक्टली यूज होती है, जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं कि इसको आप यूज कर सकते हैं जब भी यूज होए, कि सपोज उसने आपको दे दिया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, राइट। उसने आपको ये दे दिया, वैसे वैल्यू ये होनी चाहिए थी, ये ऊपर ही आप सॉल्व करके आए हैं इसे, बट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट 0 है सपोज, राइट। तो इस बात का मतलब ये है कि Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ये इसका रिजल्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं सर जब भी आपको ऐसा दिया जाए। सर मुझे थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया सर, ये Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर कैसे हुआ? ये वाला यस सर, प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो मॉड का स्क्वायर बना देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़, Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। यस सर, ठीक है सर। और ये प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट क्या मतलब हुआ सर, कैसे? इसका ये मतलब है कि अभी अब इसका क्या मतलब है कि ये में बहुत बार डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया जाएगा ऋषिक कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ऐसा दिया जाएगा। तो पहले तो ये समझ कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी नहीं चाहिए थी, इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल के आए हैं। ये देख ले, 9th प्रॉपर्टी यही है, 9th में इसी की वैल्यू निकाल के आए हैं, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए था, वैल्यू इसकी ये होनी चाहिए थी, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, ये वैल्यू 0 है, ये वाली, तो इसको हटा दिया गया, ये 0 था, राइट। तो अगर हमें ये दिया गया है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, अगर हमें ऐसा दिया गया है, राइट, तो इस बात का मतलब ये होगा कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है। ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं इसका। तो कभी कभार हमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली ऐसे गिवन होगा ये चीज, तो इसका हमें यूज ऐसे करना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक दूसरे से डिवाइड करें तो प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगा। जब हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को तब बताएंगे। सर मतलब Z1 और Z2 प्योरली इमेजिनरी है। Z1 और Z2 प्योरली इमेजिनरी नहीं है, Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है। सर इसका प्रूफ क्या होगा? हाँ बिल्कुल करेंगे इसका प्रूफ अभी। सर समझ 11th नहीं वाली आता प्रॉपर्टी। सर समझ तो आ गया, क्योंकि वो रियल पार्ट सर 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एक एग्जांपल लेके इसका प्रूव करते हैं, a प्लस आई बी और c प्लस आई टी। चलो इसको ऐसे समझ लो, अभी का अभी बताता हूं इसको, पहले 11th वाले प्रॉपर्टी का आंसर दो मेरे को। 11th वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं अभी तक, क्या तुम बता सकते हो मुझे 11th का आंसर क्या होगा? जितने भी हमने अभी 9th प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 11th प्रॉपर्टी का आंसर बता सकते हैं हम। सर इसमें ट्वाइस ऑफ Z1 मॉड होल स्क्वायर। हाँ बता बता। सर प्लस ट्वाइस ऑफ Z2 मॉड होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 रियल पार्ट ऑफ Z1। नहीं 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 यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा देख, पहले वाले पार्ट का आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2 कॉन्जुगेट। यस सर। अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट। यस सर। तो सर वो ट्वाइस ऑफ Z1 होल मॉड होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर। बिल्कुल, क्योंकि दूसरी चीज तो कैंसिल ही हो जाएगी। अब आ जाओ जरा इसका प्रूफ निकालते हैं। Z1 को a प्लस आई बी और Z2 को a माइनस आई बी ले लेते हैं, है ना, और इसका भी प्रूफ निकाल लेते हैं 9th का भी। आ जाओ 9th और 10th दोनों का ही प्रूफ कर लेते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं जरा। तो Z1 मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आई बी, Z2 मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया c प्लस आई डी, और अब मैं ये चीज निकालना चाहता हूं, तो यार मैं प्लस का निकाल रहा हूं, माइनस का ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगा, प्लस के लिए निकाल लेते हैं। तो a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी का मॉड का स्क्वायर, ये अगर हम निकालने चले तो a प्लस सी बन गया इसका रियल पार्ट, प्लस आई टाइम्स b प्लस डी बना इसका इमेजिनरी पार्ट। अगर मुझे इसका मॉड निकालना था तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता। अब रूट आएगा पर उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर, पहली बात। अब जरा ये देख लेते हैं ये यहाँ पे क्या किया गया है। हमने क्या किया, हमने ये किया, देखो जरा, कि हमने इसे ऐसे लिखा a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, यानी कि Z1 प्लस Z2, ये तो थी LHS। अब बात कर रहे हैं RHS की। तो RHS पे मैंने लिखा a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, राइट, और साथ में a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, इन दोनों का कॉन्जुगेट, यानी कि ये बन गया a प्लस सी प्लस आई टाइम्स b प्लस डी, और यहां पे बन गया a प्लस सी माइनस आई टाइम्स b प्लस डी। कैलकुलेट करना शुरू किया तो a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस b प्लस डी का होल स्क्वायर, और साथ साथ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू +1, तो ये बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर
बिल्कुल, और साथ में b प्लस डी का होल स्क्वायर। बट एक बार जरा ये फाइनल जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बन ही गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमें दिया गया है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर होगा तो ये तो आ ही जाएगा। मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर होगा तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर का मतलब b, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी होगा ये। स्क्वायर होगा सर। हाँ हाँ, और मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, राइट। तो वैसे ही z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लीकेशन करूं मैं तो z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और अगर इसका रियल पार्ट मुझे निकालना है सिर्फ, तो ये देखो जरा, z1 z2 का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन होगा a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, और अगर मैं चाहता हूं इसका रियल पार्ट निकालना तो वो बनेगा ए सी, और एक रियल पार्ट आएगा आई बी और आई डी के मल्टीप्लीकेशन से, तो प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बनेगा प्लस हो जाएगा ए सी प्लस बी डी बन जाएगा, और ट्वाइस भी लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी, यस सर। यहां तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत? नो सर। ओके नो तब सर। तो फिर तो 2ab और 2ac और 2ac और 2bd हो जाएगा, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, सॉरी यस सर, तो 2ac और 2bd होगा ना। टू ए सी और टू बी डी हो जाएगा बिल्कुल। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी को ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी डी को हम बी प्लस डी का होल स्क्वायर लिख देंगे, है कि नहीं? यस सर। और वही बात बन जाएगी, तो दोनों इक्वल है। अब टेंथ वाला देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो टेंथ वाले में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड पे वैल्यू ये बन रही है ना, वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू अभी भी यही बन रही है, पर राइट हैंड साइड पे वैल्यू जो बन रही है ये वाला पार्ट खत्म कर दिया, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी को जीरो कर दिया, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी डी कर दिया कि नहीं? बोलो सर क्या AC सर, कैसे इसको समझा? सर वो कैसे जीरो समझ ले? तो ए सी प्लस बी डी को ही तो जीरो करे इफेक्टिवली यहां पे टेंथ वाली प्रॉपर्टी में, ये वाला पार्ट जीरो कर दिया, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, और इसको जीरो करने का मतलब है कि ये वैल्यू जीरो कर दी ac प्लस बी डी वाली। बोल यस सर। ठीक है, पक्की बात है, यानी कि ac की वैल्यू माइनस टाइम्स bd के बराबर आ गई। यस सर। अब देख यहां जा, अब देख इसको देख एक बार, वैसे तो हमें इतना समझने की जरूरत भी नहीं थी, हम और भी आसानी से समझ सकते थे, बट मैंने ये समझाया इसलिए इतना क्योंकि ये कैलकुलेशंस में हमारे काम आएगा। तो कैलकुलेशंस में हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, एक तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए। तो अब अगर तू चाहे इसको देखना तो देख सकता है, बट इसको मैं बहुत ही आसानी से समझा सकता हूं। ये देख, हाँ भाई, कल हमने ये पढ़ा था कि हम नीचे डिनोमिनेटर में आई नहीं छोड़ सकते, मतलब पिछली क्लासेस में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस सर। सर कॉन्जुगेट अब अगर z2 नीचे है तो मुझे तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो उसको। देखिए जरा ऊपर क्या बना, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, और नीचे क्या बना, मॉड z2 स्क्वायर। मॉड z2 स्क्वायर तो ऑलरेडी रियल है ही, मतलब ये तो कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा सॉल्व करने के बाद, जो भी नंबर आए। यस सर। और ऊपर वाला पार्ट जो है z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसका रियल पार्ट जीरो है, अभी तो हम प्रूव करके आए हैं। यस सर। नहीं आई बात समझ भाई, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट जो है उसका तो रियल पार्ट जीरो है ही, तभी तो ये इसके इक्वल हुआ है, जो एक प्रॉपर्टी गिवन है तभी तो ये ऐसी इक्वल हुई है, क्योंकि ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट जीरो आ रहा है, और ये जीरो आ रहा है, ये तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं? यस सर। क्लियर है बात? वैसे तो इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करके देख सकता है, क्योंकि जब तू सॉल्व करेगा
जब तू ये वैल्यू निकालेगा Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो इसमें कहीं ना कहीं AC प्लस BD बन जाएगा बच्चे, और AC प्लस BD हो जाएगा 0। तो जो पार्ट बचेगा वो सिर्फ इमेजिनरी बचेगा जब तू पूरा सॉल्व कर लेगा इसको। मल्टीप्लाई करियो A प्लस IB और C माइनस ID को ऊपर वाले पार्ट। सर तो एक मिनट सर, तो Z1 अपॉन Z2 को हमने वो करा तो सर हमारा 0 आ गया ना सीधा सीधा। 0 क्यों आया यार? इमेजिनरी तो बना। इमेजिनरी पार्ट तो कुछ ना कुछ होगा ही, इसका रियल पार्ट ही तो 0 है बस। हाँ सर, रियल पार्टी सर कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं प्योरली इमेजिनरी है। रियल पार्ट 0 है इसका, इमेजिनरी होगा प्योरली, क्योंकि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ I में आ रहा होगा, जो इसकी रियल वाली टर्म होगी वो तो 0 ही बन जाएगी। यस सर, ओके सर। ओके चलो, हाँ लिखो लिखो फटाफट लिख लो, और लिखने के बाद इसका आंसर देखो तुम मुझे। एक ये तो लिख ली होगी, इससे पहली प्रॉपर्टी तो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, और इसका आंसर आप मेरे को देंगे। जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन्हीं पे बेस्ड है। तो पहले नोट कर लो, उसके बाद आराम से मेरे को सॉल्यूशन बताओ इसका, बट इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके तुम ही बताना है। और 9th वाली प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको। तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। सर ए क्या है यहाँ पे? ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 4, 3, 5, 7, 10, 11 वॉट एवर। तो सर ओके सर। ए और बी रियल नंबर्स हैं, ये कह सकते हैं। अभी और उर्वशी क्लास में हो? यस सर। रिस्पॉन्स तुम्हारा बड़ा कमा रहा है आज, कह रहे सर प्रॉपर्टी थोड़ी टफ हो गई है। यस अभी हम इनको सीखेंगे लगाना। ये तो हमें प्रॉपर्टीज सारी तो काम नहीं आनी अपने, बट हमने लिखवाई तो इसलिए है क्योंकि पता होनी चाहिए, पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए। बट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी उन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी ये काम हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा हमें कि प्रॉपर्टीज कैसे लग रही है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ये तो याद ही होनी चाहिए हमें प्रॉपर्टीज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है, और वो हम सीखेंगे अभी क्वेश्चन से। तो वहां पे तुम्हें पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन है जब हम प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है हमें। अभी आया 12th प्रॉपर्टी का आंसर? एक मिनट सर। 9th को हटा दूं मैं? यस। बट 9th प्रॉपर्टी को याद जरूर रखो। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझसे कोई कहता इसको सॉल्व कर, तो मैं कर दिया होता। कैसे? मैं इसको ऐसे लिखता, ए स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ना समझ आए ये तो मुझे पूछ लो पहले मुझसे यहीं पे कैसे हमने लगाया। बस ये मान लो ए और बी की वैल्यू 9th प्रॉपर्टी में 1 दी हुई थी। मेरे भाई ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की वैल्यू 9th प्रॉपर्टी में 1 दी हुई है बस।
अगर उसी की जगह हम ए और बी को कुछ रख देंगे तो वो ऐसे बन जाएगा। वैसे ही जो दूसरे वाला पार्ट दिया हुआ है अगर मैं उसको ओपन करूं तो वो बनेगा बी स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2ab रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये तो हुआ कैंसिल, यहां से Z1 स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से Z2 स्क्वायर कॉमन आया तो ये भी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि फाइनल आंसर जो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होनी चाहिए। बट एज आई सेड बिफोर, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन प्रॉपर्टीज को लगाना भी सीखें, ये बार बार आएगा लगाने के लिए। सर रिजल्ट कहाँ लिखा आपने? ये लास्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब आइए जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जरा कैसे हमें लगाना होगा। तो सपोज क्वेश्चन में हमें दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसी तरीके के। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा। ओके तो यहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है x माइनस आई वाई की कोई वैल्यू है, राइट, और वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मेरा दिमाग ये चलना चाहिए कि इससे मैं यहाँ पे कैसे पहुंच सकता हूँ। सीधा सीधा मॉड लेके पहुंच सकता हूँ। x माइनस आई वाई से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना सकता हूँ अगर मैं x माइनस आई वाई का मॉड ले लूँ, राइट। तो मैंने इसका मॉडुलस दोनों साइड ले लिया। अब यार अपनी तो सरकार है नहीं, अगर एक तरफ लेंगे मॉड तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा, बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर हमने एलएचएस पे मॉड लिया तो आरएचएस पे भी लेना पड़ेगा। तो हमने बोला टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी पिक्चर में आ चुकी है। देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी पिक्चर में आ चुकी है कि हमारा यहाँ पे दिया गया है रूट। रूट को हटा के मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। भाई रूट का मतलब तो पावर 1/2 ही होता है। और अब मैं इस पूरे का मॉड लूं या मतलब पावर को अंदर रखूं मॉड के या पावर को बाहर रखूं मॉड के, बात तो बराबर ही है। ये तो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में, देख लो जाके जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले चेक यस कर सर। लो। तो इस पावर 1/2 को मैंने पहले अंदर रखा, दोनों साइड मॉड ले लिया। अगली बार मैं बोल रहा हूं कि भैया पावर को बाहर ले जा, इसलिए बाहर लेके जा क्योंकि आराम से मैं a माइनस बी का फिर मॉड निकाल सकता हूं। तो इसका मॉडुलस आया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और इसको मुझे अभी लिखना चाहिए। पहली बात तो देखो मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी मैंने मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने पावर को बाहर निकाल लिया। यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक सेकेंड, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो बनी वो बनी, ये ऊपर वाला मॉड सॉल्व होने के बाद आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, आंसर आ गया बिल्कुल, सी बता दे, सर। सी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बिल्कुल सही है। और इस पूरे के होल पावर 1/2 में तो अभी हम चल ही रहे हैं। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास है क्या? हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करें? पावर दोनों साइड,
सर रेज टू पावर 4 तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे सिर्फ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, पर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो पावर सीधे तो सीधे एक 4 बार ले लो। स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर करेंगे। हाँ मतलब ये भी कर सकते हो, 2 बारी में कर सकते हो, बट एक बारी में भी तो कर सकते हैं ऋषिक। यस सर। तो अगर हम डायरेक्टली पावर 4 ले ले दोनों साइड तो एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। तो टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो ये पावर 1/4 ही बनेगी टोटल मिला के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो यानी कि टोटल पावर 1/4 बन जाएगी। जब दोनों तरफ पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा ये, यानी कि जो इसने हमसे पूछा था उसकी वैल्यू ये बननी चाहिए। ऋषिक अब वो बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सारे जो तुझे दिए गए हैं, यस सर। वैसे ही करने भी हैं। सर उसमें वैसे प्रूफ करना है तो सर उसमें तो लिखना पड़ेगा। हाँ मतलब लिखना पड़ेगा, पर दिमाग में अपने सॉल्व कर लियो ऐसे ही पहले। हाँ यस सर। सर मैंने खुद से ही सर वो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिए थे। वो भी मेथड होता है, हाँ कुछ बुक्स में वो भी दिया होता है, बट मेरे हिसाब से उसके बजाय ज्यादा बेहतर है कि अगर हम सर मॉडुलस देखा से जाए करें। तो सेम ही कर रहे हैं हम भी सर। काम तो सेम ही है, सर बिल्कुल बिल्कुल। Z1 इंटू Z वो कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 मॉड स्क्वायर है। नहीं नहीं बिल्कुल, उसकी जो वैल्यू है, जो हम काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल वही कर रहे हैं, बट क्योंकि उसमें 2 स्टेप लगते हैं इसलिए एक बार z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे मॉड z बनाएं, और दूसरे वाली कैलकुलेशन भी थोड़ी सी अलग होती है। तो सर तो आप क्या कह रहे हो सर, क्या करना है? डायरेक्टली मॉडुलस लो ना, क्यों z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली मॉडुलस लो दोनों साइड। सर तो जैसे सर क्वेश्चन अगर जैसे सर हमने यहाँ पे लिया है, ऑल्दो हम कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तब भी वही बनेगा, पर इट इज बेटर इफ वी यूज मॉडुलस, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी अलग अलग तरीके के आएंगे। तो मॉडुलस को हैबिट में लेके आओ थोड़ा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे, जेई का फेवरेट टॉपिक जैसे कि मैंने अभी बोला, और वो आपको ये चीज काफी यूज कराएगा। तो जैसे ही आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, जैसे ही आपसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए मेरे भाई, तो समझ जाना ये क्वेश्चन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का ही है मोस्ट प्रोबेबली। सर आपने लिखा क्या है वो Z मॉड For a प्लस complex number z, the minimum value of mod z plus mod z minus 2 is, हाँ भाई इससे पहले एक बार जरा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं प्रॉपर्टीज को रिवाइज कराते जाऊंगा, खुद ही तुम्हें पता भी चलता जाएगा जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैं उन पर क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा अभी, राइट। आओ, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे को ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करा जाए और उनका मॉड लिया जाए, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अगर उन दोनों का अलग अलग मॉड लेके ऐड कर दिया जाए, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अगर उन दोनों के मॉड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यार आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज को, कोई वैल्यू रख के भी देख सकते हो, राइट, कोई वैल्यू रख के भी देख सकते हो आप Z1 और Z2 की। वैसे यहाँ पे 4 और 5 कुछ भी एक वैल्यू लेके देख सकते हो, मेरा मतलब तो ये है।
हाँ जी, पहली बात तो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे हमें ये समझना है कि हम इसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी गई है और तब उसके हिसाब से हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है तो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट बता रहा होगा इसकी, या अगर हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है तो मिनिमम वैल्यू सेकंड बता रहा होगा इसकी। क्या आप बता सकते हैं कौन सी फॉर्म का ऊपर थर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं? थर्ड। क्लियरली थर्ड, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऐड करा जा रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी की तरह से हमने थर्ड एक्सप्रेशन की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू सेकंड एक्सप्रेशन दे रहा होगा कि नहीं? बोलो क्यों सर? यार, थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड है, यस सर। पर थर्ड की मिनिमम वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं तो सेकंड से ही तो निकलेगी। यस सर। तो मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस टू, इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को पता चले, तो क्या ये ऐसे नहीं निकलना चाहिए? ये देखिए जरा मेरे साथ, मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो सर तो 2 बार करेंगे ना हम इसको, पहले उससे इक्वेट करेंगे फिर जो आएगा उसको उससे 1 से इक्वेट करेंगे। वन की जरूरत ही नहीं है ना भाई, वन की जरूरत तब पड़ेगी जब सेकंड वाले केस को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तो मैं काम ही थर्ड वाले पे कर रहा हूं, मेरे को सिंपल सिंपल इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्यों देगा यार? इसकी मिनिमम वैल्यू सेकंड देगा, सेकंड की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट देगा। यस सर, तो हम थर्ड को सेकंड से इक्वेट करके सेकंड की वैल्यू निकालेंगे फिर फर्स्ट की। फर्स्ट का काम ही नहीं है ऋषभ, फर्स्ट का क्यों काम है मेरे को ये बता पहले। सर मैं क्या कह रहा था सर, जैसे अगर मैं बता। थर्ड में दे रखा है हम इसको सेकंड में करेंगे। तो कर देंगे और आंसर भी आ जाएगा सीधे। देख आजा, मैं दिखाता हूं कैसे आएगा। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी जी, राइट। मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करी इनमें से। पहली बात तो ये तीनों को तू अलग अलग भी देख सकता है, पर अगर तीन इनइक्वालिटी दी गई होती है तो इसको तू ऐसे भी देख सकता है कि एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, दो को अलग दोनों तरीके से भी देख सकता है इसको। मतलब एक इनइक्वालिटी सिर्फ ये है, एक इनइक्वालिटी सिर्फ ये है, मतलब कि तुझे यहाँ पे पूरी जानने की भी जरूरत नहीं थी। ये देख, अगर मैं ये भी बोलता तुझसे कि हाँ भाई आपने मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हमेशा बड़ा होता है मॉड Z1 माइनस Z2 से। यहां पे ये लगा देना चाहिए था हमें, ऑल्दो मैं Z1 प्लस Z2 भी लगा सकता हूं, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या लगाना चाहता हूं। जो मैं यहां पे लगाना चाहता हूं वो मैं लगा सकता हूं। अगर मुझसे ये वैल्यू पूछ रहा होता मॉड Z प्लस 2 माइनस Z की, अगर ये वैल्यू पूछ रहा होता मॉड Z प्लस 2 माइनस Z की, तो मैं ये लगा दिया होता। और अगर इसने मुझसे वैल्यू पूछी है मॉड Z प्लस Z माइनस 2 की, तो देखो मैं ये लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं देख लो पहले मेरे साथ। तो सर वो z प्लस z माइनस 2 हो जाएगा, तो 2z माइनस 2। क्योंकि Z से Z कैंसिल हो जाएगा, और मेरा एम यही है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि भैया आपके पास एंड में कॉम्प्लेक्स नंबर बचना नहीं चाहिए, सारी वैल्यूज खत्म हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे Z से Z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 का मॉड इज 2, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात। मैंने बोला कि अगर सपोज इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये बोला जाता कि हाँ जी मिनिमम वैल्यू ऑफ ये बताओ, मॉड Z प्लस 3 माइनस Z, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिखता कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी Z1 प्लस Z2 से बड़ी, और जिससे कि Z से Z कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर 3 आ जाता। यहां पे मैंने Z1 माइनस Z2 यूज करा है, ना कि Z1 प्लस Z2। क्या है डिफरेंस, समझ आया तुम्हें दोनों का? सर अगर प्लस ले लिया तो अगर प्लस ले लिया होता तो Z कैंसिल नहीं होता, तो आंसर हमारा Z की फॉर्म में ही रह जाता। बट हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में देना है। वो कांस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए जो बन पड़े वो कर दे। इस प्रॉपर्टी को, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को इस तरीके से यूज करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमिनेट हो जाए। ये हमारा एम है, ये हमारा मोटिव है। इसीलिए मैंने पहले वाले केस में Z1 माइनस Z2 करा, जबकि दूसरे वाले केस में यहां पे जो मैंने ये लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल दिया है, उसमें मैंने Z1 प्लस Z2 करा, जिससे कि Z से Z कैंसिल हो जाए। क्या ये बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी तो आई। हाँ सर आ गए।
नहीं तो अभी अभी इस पे हमें और भी क्वेश्चन करने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे, एज आई सेड कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो इस केस में तो हमारा आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। बट फिर से एक क्वेश्चन और करते हैं हम, आ जाओ और इसे देखते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से कर रहे होते तो कैसे करते। इफ z1 माइनस 1 इज लेस देन 1, एक इनइक्वालिटी दी गई है। z2 माइनस 2 is less than 2 and z3 minus 3 is less than 3, then mod z1 plus z2 plus z3 का mod a is less than 3, b is less than 6, in fact a को लिखो less than 6, b is more than 3, then c ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ट्राई करो एक बार, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। is less than 12, D lies between 6 and 12. अब हमें इस तरीके से यूज करना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को कि हमारे पास ये मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बन रहा हो। हाँ, ये नॉट z2 है, z3। चलो आ जाओ, अभी पहले मेरे साथ ही आओ, ये नहीं होगा अभी तुमसे। कैसे यूज करना है मेरे साथ सीखने की कोशिश करो इसे। तो यार फिर से मैं प्रॉपर्टी लगा बताना चाहता हूं आपको, बार बार मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा कि भैया z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिए गए हैं तो ये इनका सम का टोटल मॉड अगर मैं निकालूं तो वो इनके इंडिविजुअल मॉड से कम होगा। यहां पे चाहे कितने भी मॉड ले लो, और आप अंदर, आप यहां पे कितने भी मॉड ले सकते हैं अंदर, राइट। सर हाँ जी, सर इसमें हम माइनस और वो नहीं करेंगे चेंज? क्या? सर मतलब जैसे हमने उसमें चेंज किया ना पिछले वाले में, माइनस कर दिया, तो सर इसमें z1 माइनस z2 प्लस z3 माइनस z4 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर उसको करने की जरूरत तो नहीं है, क्यों करें? वो हमसे पूछा ही नहीं जा रहा, उससे उसका कोई उस कर तो सकते ही है, पर उस समय मिलेगा नहीं ना कुछ, जो हमें चाहिए वो मिलेगा ही नहीं हमें। हमें चाहिए z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 प्लस z2 प्लस z3 तो एक ही तरीके से मिल सकता है अगर हम तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, तो माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर माइनस करने से जब एंड रिजल्ट ही नहीं आ रहा कुछ, या जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो अपने काम का ही नहीं है, तो उस गली जाने का फायदा क्या जिससे हमें कुछ मिल ना रहा हो। सर तो मतलब मैं इन चारों नंबर में से जो 3 ऑपरेशन लगे लेफ्ट साइड पे, इन्हें प्लस माइनस से कैसे भी कुछ भी कर दूं, राइट साइड सेम ही रहेगी? कुछ भी खेल ले, यस, कुछ भी खेल सकता है तू, उस तरीके से खेलना है कि जो हमें पूछा गया है वो उस सिचुएशन पे पहुंच जाए। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुझे 2 अलग अलग एग्जांपल दिए कि भाई तू यही वैल्यू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से भी, और साथ साथ मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल होगी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से भी। तुझे देखना है तुझे यूज कैसे करना है। सर तो ये ट्रू कैसे है कि हम कैसे? कुछ भी कर दें प्लस और माइनस तो सेम है? बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही केस में ट्रू है।
भाई दोनों ही केस में ट्रू है, इसलिए ट्रू है क्योंकि ये देख, पहली बात तो ये समझ ले कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z और z-2, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में ये दोनों चीजें ट्रू है, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना है भाई। भाई z1 और z2 तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कितने भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं यहाँ पे जो सेटिस्फाई कर रहे हो इस बात को। यस सर। ये तो डिपेंड करता है कि z1 और z2 की क्या वैल्यू है। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं तुझसे, ये देख जरा ध्यान से ये बात जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि मान ले चल अभी मैं प्योरली रियल में खेल रहा हूं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दे जरा, z1 को 4 ले, z2 को 5 ले, ठीक है। Yes, अब प्रॉपर्टी लगा, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा, तो ये देख क्या ये ट्रू नहीं है। 4 और 5 रखेगा तो मोड ऑफ 4 4 ही आएगा, मोड ऑफ 5 5 ही आएगा, यानी कि ये बनेगा 9, ये बनेगा 1। क्या ये इससे बड़ा नहीं है? मैं तुझे दिखा रहा हूं कि ये देख ले दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी। हाँ भाई, और इसमें अगर हम इसे ऐड कर दें, ऐड कर दे तो देख तब भी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, ये इक्वल आ रहा है इस बार। समझा? मैं तो कह रहा हूं तू कोई भी वैल्यू पकड़ ले z1 z2 की, और दोनों इक्वेशन में लगा के देख ले खुद से कि क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। हर बार करेंगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। या इस बात को तू ऐसे भी समझ सकता है कि अगर 4 ग्रेटर देन 3 है तो 4 ग्रेटर देन 2 भी तो है। yes, तो अगर z1 प्लस z2 की कोई वैल्यू है, राइट, yes, तो z1 माइनस z2 उससे छोटा ही तो होगा। yes, तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमेशा सेटिस्फाई कर रही होंगी, बट मेन पार्ट ये नहीं है। कुछ चीजें तो शायद कंसेप्चुअली तो इसकी तब भी समझेगा जब लीनियर इनइक्वालिटी में होंगे। मेन पार्ट तो ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, और इसीलिए जेई का फेवरेट पोर्शन है, क्योंकि इसे एप्लीकेशन में इसकी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, यही मैथ्स बोल रहा है। अब देखो एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ाई गई है, इसी को हम कम से कम 6-7 तरीके से अलग अलग यूज कर सकते हैं। यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरे तरीके पे हैं अभी हम, और भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें, तो तुम करोगे क्वेश्चंस इसके। तो भैया मुझे ऐसा कुछ बनाना था, मैंने देखा कि अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उनका मॉड निकाल रहा हूं तो वो उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटा ही आएगा हमेशा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या बनाना है, मुझे z1 प्लस z2 प्लस z3 बनाना है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है z1 माइनस 1 z2 माइनस 2 z3 माइनस 3। मैंने कहा ओके, देखो जरा मेरे साथ ध्यान से, मैं कुछ करने वाला हूं यहां पे, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो यार, मुझे तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बनाना है, बट मुझे गिवन ये है, जो मुझे गिवन है उसकी टर्म्स में मुझे z1 प्लस z2 प्लस z3 बनाना होगा। तो मैंने ये कर दिया। बताना जरा, क्या ये वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस z3 नहीं बनी अंदर वाली? देख लो। yes, सर, बट हमने +6 कर दिया। +6 कर दिया, इसलिए करा ना +6, क्योंकि मुझे z1 माइनस 1 की वैल्यू पता है, z2 माइनस 2 की वैल्यू पता है, z3 माइनस 3 की वैल्यू पता है, राइट। अकेले z1 की वैल्यू तो नहीं पता ना, अकेले z2 की वैल्यू पता ना, अकेले z3 की वैल्यू पता यार। इसलिए मैंने z1 प्लस z2 प्लस z3 को जो गिवन है उसी के टर्म्स में डिनोट करा, पहली बात तो। और दूसरी बात, एक और बात कि देख मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, मिनिमम नहीं निकाल सकता, क्योंकि मिनिमम मुझे दी नहीं गई कहीं पे भी। मुझे z1 माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 1 है, z2 माइनस 2 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 2 है, z3 माइनस 3 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 3 है। मिनिमम वैल्यू दी नहीं तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैं निकाल भी नहीं सकता। मैं तो ये निकाल सकता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये तीनों मुझे मैक्सिमम ही दिए गए हैं। तो अगर मिनिमम वाली बात कोई मुझसे कर रहा है, यानी कि ये इज मोर देन 3, तो ये तो ऑप्शन अभी मैं बोल दूंगा कि करेक्ट नहीं है भाई, और ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं है, ये दोनों तो अभी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। मैंने कहा कैसे निकाल दी तूने, 3 से बड़ी है ये वैल्यू? अभी तक तो कहीं दिया ही नहीं तुझे कि मिनिमम वैल्यू क्या है इनकी।
यहाँ पे भी इसने लाइज बिटवीन 6 एंड 12 बोल रखा है, यानी कि 12 से छोटी होगी, 6 से बड़ी होगी। मैंने कहा मैं ये तो निकाल सकता हूँ कि वैल्यू किससे छोटी होगी, किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी जो मैं लिखने वाला हूं अभी, पर ये नहीं निकाल सकता कि किससे बड़ी होगी, क्योंकि वो तो हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। सर हम्म, लेकिन हम 8 6 दोनों, हाँ सर वही सर मैं पूछ रहा हूँ, दोनों साइड करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देख, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू, अब ये देख यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो इक्वल्स टू नहीं है तो मुझे यहां से भी इक्वल्स टू हटा देना चाहिए। ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि Z1 माइनस वन 1 के बराबर नहीं है कभी भी, Z2 माइनस टू 2 के बराबर नहीं है, 2 से छोटा ही है, ये वैल्यू 3 से छोटी है, ये वैल्यू हमेशा 1 से सर छोटी, ये सी वैल्यू हमेशा ऑप्शन 2 हो से छोटी। जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। सर बोल बोल। सर हमने यहाँ पे +6 किया, अगर हम हम्म। मॉड के अंदर -6 करते तो इस तरफ भी -6 आ जाता। नहीं, तब भी हम यहाँ पे -6 का मोड लेते तो वो भी 6 ही आता। अच्छा, तो सर है कि यहाँ पे नहीं? हम -6 लिख देते और वहाँ -6 का मॉड ऐड कर देते। बिल्कुल, -6 का मोड भी 6 ही होता। तो सर कोई दो मॉड के नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो सर उसका हम, अच्छा हाँ ठीक है सर, वही चीज तो हो गई, ठीक है। तो ये बात समझ आई क्यों ये <12 हो रहा है, किस तरीके से हमें मॉड को, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगाना है। मेन पर्पस हमारा ये होना चाहिए, अगर हम यहां से सीखना चाहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कैसे लगाना है, तो मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी चीज गिवन है और जो भी चीज पूछी गई है उन दोनों को रिलेट करो, राइट, और इस तरीके से रिलेट करो कि हमारे पास सारे के सारे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए। सर मुझे ये समझ नहीं आया, आपने ये क्यों कहा कि सर हम मोर देन निकाल ही नहीं सकते। हाँ, अच्छा सुन मेरी बात, क्यों नहीं निकाल सकते मोर देन, क्योंकि यार मेरे को Z1 माइनस वन की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, मिनिमम वैल्यू तो नहीं दी गई। अगर ये मुझे बोलता कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, तभी तो मैं इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल पाता। अच्छा ऐसे समझ कि एक्स वाई जेड तीन चीजें हैं, मुझे बोला गया कि एक्स हमेशा 2 से छोटा, वाई हमेशा 3 से छोटा, जेड हमेशा 4 से छोटा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किससे किसके बीच में। मैंने कहा यार एक्स 2 से छोटा है, ये तो पता नहीं किससे बड़ा है, 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, वाई 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जेड 4 से छोटा कुछ भी हो सकता है तीनों -10 -20 -30 हो, या हो सकता है तीनों 0 0 0 हो। समझा विशिक? सर कंफ्यूज हो गया सर मैं। देख, ये समझ, ऐसे जनरल किसी सिंपल से उससे एग्जांपल से समझ कि मुझे बोला गया कि भैया एक्स हमेशा 2 से छोटा है, कितना है पता नहीं, ये नहीं पता कितना छोटा है 2 से, या क्या वैल्यू है 2 से छोटी इसकी, हमें ये नहीं पता, और हमें ये पता है कि एक्स की वैल्यू 2 से जरूर छोटी है, वाई की वैल्यू 3 से जरूर छोटी है, वैसे ही जेड की वैल्यू 4 से छोटी है। अब हमसे पूछा गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किससे छोटा है, तो जब छोटा है पूछा गया तो मैंने 9। कहा एक्स हमेशा 2 से छोटा होगा, वाई हमेशा 2 3 से छोटा होगा, जेड हमेशा 4 से छोटा होगा, तो ये टोटल 9 से छोटा होना चाहिए हमेशा। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे कि किससे बड़ा है, तो यार ये कैसे बता सकता हूं मैं, भाई हो सकता है इनकी वैल्यू -10 -20 -30 हो, तो उस केस में ये वैल्यू, मतलब ये अगर ये मुझसे ये बोलता, ये समझ, चल ऐसे समझ इस बात को। अब अगर ये मुझसे ये बोल देता कि हाँ भाई एक्स 1 से बड़ा है, वाई 2 से बड़ा है, जेड 3 से बड़ा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमेशा 6 से बड़ा होता कि नहीं? यस सर। ये बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ऐसे समझो फिर, अब अगर मान लो मैं यहां पे ये देता 0 0 0, तो आंसर क्या आ जाता? तो आंसर 0 ही आ जाता। बोलो। ऋषिक?
अरे बोलो भाई, कहाँ चले गए हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये देख, मैंने यहाँ पे बोला पहले अच्छा, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मिनिमम लिमिट्स को ऐड कर दूंगा मैं तीनों तीनों की। बोल। कैसे? और अगर मैं ऐसे देता हूं कि x ग्रेटर देन 1 है, y ग्रेटर देन 2 है, z ग्रेटर देन 2 है 3 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या है, दोनों Yes, केस sir. अलग अलग समझ आए तेरे को, है ना? पर ये तभी तो पॉसिबल हो रहा है जब मुझे ये पता चल रहा है कि इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये किससे बड़े हैं। भाई दोनों केस में अलग अलग वैल्यूज ली मैंने इनकी मिनिमम, तो दोनों केस में ये दो तीनों का सम अलग अलग आया मिनिमम भी। पहले केस में मिनिमम सम 0 था, दूसरे केस में मिनिमम सम 6 है। अब मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के ये बता कि मैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मेरे भाई, जब मिनिमम दिया ही नहीं किसी का भी, तो तू कैसे निकाल रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मिनिमम, ये तो बता मुझे। नहीं आई बात समझ? सर नहीं आ रही सर, पता नहीं सर, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सर जैसे अच्छा, जो सर मैंने दो अगर जेड, चल तू बता सर तेरे को क्या प्रॉब्लम है, पहले तू बता मुझे। सर अब जैसे इस वाले में सर, फर्स्ट वाले में है सर जो आपने ये बोला है, हम्म एक्स इज लेस देन 2 और सर लेस देन ग्रेटर देन 0। लेस देन को हटा दे यार, लेस देन का तो कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया ना, लेस देन में तो हमें कुछ बात ही नहीं है, ये ले मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो। अब बता। सर तो इसमें सर एक्स ग्रेटर देन जो, हाँ ये सर, सर तो राइट वाले में से बताना ना सर। नहीं, तू पहले प्रॉब्लम बता, तेरे को क्या बात, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को किस चीज में डाउट है, पहले वो समझा मुझे, तब मैं समझाऊंगा। मैंने तो समझाई थी देख अपनी बात, पर शायद तेरे को समझ नहीं आ रही, तो पहले मैं तेरी समझ लेता हूँ, फिर एक बार ट्राई करते सर हैं। जो आपने कहा कि सर ये मोर देन 3 नहीं हो सकता सर, वो समझ नहीं आया। मोर देन 3 मैंने तो नहीं बोला। मेरा नहीं अच्छा, सर, मतलब मैंने मोर ये देन बोला कि वाली कोई वैल्यू भी मोर पूछी। देन नहीं हो सकता ये। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोर देन हम निकाल ही नहीं सकते, यस सर, वो क्यों नहीं हम इसकी निकाल? मिनिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, मतलब मोर देन का मतलब यही तो है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते। हाँ सर, वो समझ नहीं आया मैक्सिमम मिनिमम वाला। मैक्सिमम भी नहीं आया समझ? मैक्सिमम तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, देख सॉल्व। तो मैं कंफ्यूज हो गया सर पूरा। अच्छा, मेरी बात सुन। ऐसे समझ कि अभी मैंने जो तुझे दो एग्जांपल दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं ऋषित, कि अगर मुझे यही नहीं पता कि x किससे बड़ा है, y किससे बड़ा है, z किससे बड़ा है, तो मैं ये किससे बता दूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड किससे बड़ा है। कैसे? अगर मुझे यही नहीं पता कि x किससे बड़ा है, y किससे बड़ा है और z किससे बड़ा है, तो हाउ कैन आई टेल कि x प्लस वाई प्लस जेड किससे बड़ा है? या चल तीन पे भी मत ले यार इसको, तीन भी मैं ज्यादा ही ले रहा हूँ एग्जांपल, तुझे और सिंपल करके मुझे समझानी पड़ेगी बात, रुक जा। मान ले कोई दो वेरिएबल है x और y, ठीक है, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई किससे बड़ा है। मैंने कहा आप पहले मुझे ये तो बताओ कि x और y के उन कौन किससे बड़ा है, x और y के बारे में रेंज, इनकी रेंज तो बताओ, तभी तो मैं बता पाऊंगा x प्लस वाई किससे बड़ा है कि नहीं? यस सर, किससे बड़े हैं एक्स और वाई पता लगेगा तभी बता पाएंगे। तभी तो बता पाएंगे x प्लस वाई भी किससे बड़ा है। अब मान ले उसने मुझसे बोला होता है x बड़ा है 1 से, y बड़ा है 2 से, तो x प्लस वाई बड़ा हो जाता 3 से। ठीक है, यस सर। अब मान ले उसने मुझसे बोला होता है x बड़ा है 5 से, y बड़ा है 10 से, तो x प्लस वाई किससे बड़ा हो जाता? 15 से। बट मेरे भाई, दोनों ही केसेस में फर्स्ट आई नीड टू नो कि x किससे बड़ा है और y किससे बड़ा है, और जैसे ये चेंज करी गई वैल्यू तो x प्लस वाई की भी वैल्यू चेंज हो गई दोनों ही केसेस में। बोल। सर तो हम, अच्छा यस सर, तो सर वो नहीं बता पाएंगे।
अब मैं ये कह रहा हूं कि जब तुझे हम यही नहीं बता रहे कि x किससे बड़ा है और y किससे बड़ा है, कि x की क्या रेंज है और y की क्या रेंज है, तो तू x प्लस वाई के बारे में कमेंट कैसे कर सकता है? वो तो हमें पता ही नहीं ना, वो तो कि इन्फॉर्मेशन सर है। x किससे छोटा वैसे है? ही इस वाले क्वेश्चन में गिवन है हमें, हाँ वैसे इस वाले क्वेश्चन में गिवन है हमें कि हमें मॉड्यूलस की मैक्सिमम वैल्यूज दी गई है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यूज दी गई है 3 मॉड्यूलस की, तो उनसे हम किसी ना किसी की मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, मिनिमम तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम के बारे में तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। यही मैं भी कह रहा हूं। क्लियर है अभी बात? यस नहीं अभी भी क्लियर है? बता मेरे को। अरे बोल तो कुछ बता तो, कहाँ है? सर, समझ गया सर मैं। पक्की बात है? यस सर। डन। यस। चल फिर आ जा, एक और बात समझनी है हमें। एक और बात क्या समझनी है? आर्ग्यूमेंट समझना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, तो मॉड्यूलस पढ़ा हमने, आर्ग्यूमेंट पढ़ा। जब हम आरडी तक सॉल्व कर रहे होंगे तो इतनी सर सारी प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत नहीं सर होगी। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में सर आपने लेस देन बोला था, लेस देन वाला वही नहीं हम ले निकाल सकते हैं पाएंगे। ना? हाँ लेस देन निकाल पाएंगे, मोर देन नहीं निकाल पाएंगे। मोर देन नहीं निकाल पाएंगे। यस ठीक है सर। बिल्कुल। तो यार हमने एक पॉइंट है a कोमा b, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z a कोमा b, तो सबसे पहले तो हमने देखा उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा a कोमा माइनस b। फिर हमने देखा उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा यानी कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये होगा b डिस्टेंस, ये होगा a डिस्टेंस, और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो एंगल बन रहा होगा थीटा, ये बनेगा आर्ग्यूमेंट। तो देखो मैं आपको तीनों चीजें ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं। पहले तो 3 मेन कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और हमें यही पढ़ने होंगे मेन चीजें। इसी पे ही सारे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एल्जेब्रिक पार्ट में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक एल्जेब्रिक पार्ट, एक ज्योमेट्रिकल पार्ट। ज्योमेट्रिकल पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगती है। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट हम तब पढ़ते हैं जब हम 11th चैप्टर अपना कवर कर रहे होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे हम लोग, और एक पार्ट जो है एल्जेब्रिक पार्ट, उसमें ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसी की हेल्प से और सारी चीजें भी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट, यानी कि मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस। दूसरी प्रॉपर्टी थी मॉड्यूलस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तीसरी प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो वो क्या एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। फिर से सुन लो। अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो वो क्या एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये बताएगा भाई मेरे को आर्ग्यूमेंट। तो यही जो थीटा है ये आर्ग्यूमेंट है, राइट। और किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक अकेली वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, राइट। बट ये जो थीटा की वैल्यू होगी, हाँ सर ये आप चीज अकेली हम वैल्यू तब, क्या कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, इसकी वैल्यूज होती हैं बहुत सारी। ये लिख सकते हो आप बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, एक ही वैल्यू नहीं होती है आर्ग्यूमेंट। हाँ जनरल वैल्यू आर्ग्यूमेंट, दो तरीके से हम इसकी वैल्यूज को देते हैं। अब ये चीज हम थोड़ी सी तब पढ़ेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये बात समझेंगे कि हम क्यों ये बात बोल रहे हैं आज जो बोल रहे हैं। बट अभी के लिए तो आप सिर्फ इसको सीधा याद कर सकते हैं। जनरल वैल्यू, दो तरीके से हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रही होगी। अच्छा, आपको तो पता नहीं अभी माइनस पाई और पाई क्या है? यस सर, ये समझ में आया हम्म, सर, क्योंकि सर एक कोऑर्डिनेट तो सर सेम ही एंगल बनाएगा ना। चलो आप अभी इसको याद रखो ऐसे कि -180 to 180 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री की इक्वल। तो थीटा जो होगा आपका आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में आएगा हमेशा। अभी आपने नेगेटिव एंगल्स देखे नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगा, समझा दूंगा ये बात भी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक। जनरल वैल्यू ऑफ z, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी नॉट z, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट तो यार पाई रेडियन में एंगल दिया जाता है। इस बार हम रेडियन में भी पढ़ रहे होंगे एंगल्स को। और n है यहाँ पे कोई इंटीजर, तो मैं इसको 2n पाई प्लस थीटा दे सकता हूं। जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है, बट जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हम बाद में चलेंगे सर। ये जब हम पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लेंगे। कि सर वो पाई डिग्री होता है सर, 180 डिग्री पाई रेडियन। हाँ तो फिर तो वो तो मैंने सही लिखा हुआ था, माइनस पाई से पाई। मुझे लगा तुम्हें पाई पता नहीं है। हाँ सर, वो पढ़ा है सर, लेकिन ये माइनस वाला पार्ट समझ नहीं आया। और सर ये डिफर अभी कैसे बताएंगे, करेगी वो समझ नहीं आया। अभी बताएंगे, वो बिल्कुल पढ़ा है सर, वो पाई और वो वाला। बताएंगे ये बात भी। पहले इसकी पॉइंट्स लिख लो जरा, बताते हैं अभी। और फिर ये भी सीख लें जरा कि भैया कैसे आर्ग्यूमेंट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलो, और एंगल भी देख लेते हैं जरा, आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको ये दूं, इससे पहले ये समझो जरा मेरे साथ सभी लोग, ये A है कोई पॉइंट, ये B है कोई पॉइंट, ये C है कोई पॉइंट, और ये एंगल है थीटा। तो जब भी कोई एंगल बनता है ना, वो दो आर्म्स की हेल्प से बनता है। आर्म्स मतलब दो ऐसी साइड्स जो एंगल को कंस्टिट्यूट कर रही है। जैसे कि अगर यहां पे भी मैं देखूं तो थीटा को दो साइड्स कंस्टिट्यूट कर रही है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक ये वाली लाइन, इससे थीटा बना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो थीटा बना हुआ है, जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें ए बी और बी सी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ये दोनों इस एंगल की आर्म्स है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, अब आप बचपन से पढ़ते आए हैं इस एंगल एबीसी या एंगल बी सी बी है, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे, एंगल एबीसी एंगल सीबी है। कौन सा करेक्ट है आपके हिसाब से? दोनों। हाँ बस यही समझने हैं 11th क्लास में आके पहली बार। पहली बात तो हमें अभी तक एंगल को मेजरमेंट का तरीका हमें नहीं पता एंगल मेजर ABC करने होगा का। एबीसी होगा, क्यों? सर, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जाता है। बिल्कुल, तो एंगल का मेजरमेंट का तरीका अभी तक हमें नहीं सिखाया गया था 10th क्लास तक, बट 11th क्लास से आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी कि एंगल का सही मेजरमेंट का तरीका है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, आपके पास एक होगा इनिशियल पॉइंट, एक होगा फाइनल पॉइंट। जैसे कि अगर मैं एंगल एबीसी लिख रहा हूं तो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, राइट? वैसे ही अगर एंगल सीबीए लिख रहा हूं तो इनिशियल पॉइंट है सी, फाइनल पॉइंट है ए। आपको यह देखना है कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहा हूं तो किस तरीके से रोटेट करते हुए जा रहा हूं। जैसे कि अगर मैं ए से सी पे जा रहा हूं तो मैं ऐसे जा रहा हूं। इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये देख लो भाई, क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। आप देख सकते हैं ये कौन सा है। अगर इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूव डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं तो एंगल का मेजरमेंट का सही तरीका है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। बट अगर मैंने डायरेक्शन ली उल्टी तो नेगेटिव साइन यही तो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डायरेक्शन उल्टी है। भैया नेगेटिव साइन का काम क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन की यही तो है कि आपकी डायरेक्शन उल्टी है। अगर सी बी ए में लिखता हूं तो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा सी, फाइनल पॉइंट होगा ए। अब मैं सी से ए पे पहुंच रहा हूं तो सी से ए पे पहुंचने के लिए मेरे को क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है, बट एंगल कहता है कि मैं क्लॉकवाइज नहीं नापा जाता, मुझे नापना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी कि आपने डायरेक्शन ली उल्टी, तो आप इस एंगल को बोलेंगे माइनस थीटा। यस सर, समझ क्या ये आया। बात समझ आई? पक्की बात है। Yes. अब एंगल मेजरमेंट का तरीका समझ आ गया। अब मेरी बात सुनो जरा आर्ग्यूमेंट की। पहले तो ये बना लो, लिख लो जितनी भी चीजें मैं लिख चुका हूं। अगर ये आर्ग्यूमेंट का आप ग्राफ बना चुके हैं तो क्या मैं इसे रफ कर दूं? मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं इसको।
Yes, सर sir. आपने वो n belongs to I लिखा है, वो I क्या है वहाँ पे आर्गुमेंट में? इंटीजर्स, इंटीजर्स। आप n को कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। अब जरा देखो मेरे साथ, तो मैं आपको 4 आर्गुमेंट दिखा रहा हूं। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, थर्ड में है और सेकंड में है। तो मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि चारों केस में आर्गुमेंट कैसा बन रहा होगा। कोई भी 4 पॉइंट्स ले रहा हूं मैं तो। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर मेरा कोई भी पॉइंट मुझे पता है और मैं उसका आर्गुमेंट निकालना चाहता हूं, तो आप उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो और देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लिख लो जरा यार आर्गुमेंट में, पहले तो तुम आर्गुमेंट के अंदर लिख लो जरा डेफिनेशन एंगल। पहले ये डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं चारों एग्जांपल दिखाता हूं आपको, और यहां से आप पता चलेगा कि एंगल आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -180 से 180 के बीच में क्यों आ रही है। और फिर इस क्वेश्चन को बोर्ड्स में कैसे करना है, स्कूल लेवल पे कैसे करना है। स्कूल लेवल पे सारी चीजें बेहद आसान है, मॉड्यूलस भी, आर्गुमेंट भी, और ये भी आप आरडी तक बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो ना अभी भी, तो भी आप आरडी तक ये सारी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं क्वेश्चंस के थ्रू। पर आप फटाफट इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। एंगल मेड बाय द लाइन joining complex number to origin angle made by line joining complex number to origin with positive direction of x axis। भूल जाओ कभी भी तो याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ना कि सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ। जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, उसके साथ हम एंगल देखते हैं अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो हमने मान लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था यहाँ पे कोई, और ये सपोज कोई 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कुछ भी बना सकता है, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूं, मैं तो बताना चाहता हूं, बस आपको दिखाना चाहता हूं। तो भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से चलना है हमें एंगल नापते हुए। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहीं भी यहीं पे लाई कर रहा होता। मैंने एक एग्जांपल लेके दिखा दिया आपको उसका। और देख लो अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कोई Z1 है, तो Z1 का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, और पॉजिटिव होता क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, है कि नहीं। बोलो, कहीं भी डाउट है, कुछ भी पूछना है बिल्कुल पूछो। सर ये क्या किया? हाँ बोल दो। ये एंगल बना रहा हूं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सपोज अगर उसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 120। पहली बात तो जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 90 से बड़ा ही होगा। बोलो, क्या आपको आर्ग्यूमेंट समझ आया? क्या कर रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट में? सर आर्गुमेंट ये है। एंगल निकालना है। No, sir. बिल्कुल पूछना है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बेसिकली एंगल निकालना है। अब कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। रुक जा, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं, रुक जा, मैं इस सबको रफ कर दे रहा हूं। तो ऐसे समझ
कि सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, अगर मुझसे पूछा गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इसके आर्ग्यूमेंट से मतलब उसका ये है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि कुछ भी था, यहाँ पे सपोज Z1 था जिसकी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, राइट, तो फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। तो सपोज ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, मैं ऐसे लिखूंगा इस चीज को, 60 हो जाएगा। अभी ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. So the positivity thought आना चाहिए sir. कुछ भी आ सकता है, अभी यही चेक करना है हमें, देखते हैं। हाँ, इस बार पॉजिटिव होगा, बट क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुए हम और यहां तक पहुंचे, तो हमने ये जो पूरा रोटेशन करा है ये एंटी क्लॉकवाइज करा है, यानी कि प्लस के 60 डिग्री हमारा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अब मैंने कोई अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, अब इसे भी समझ एक बार देख। अब मैंने कोई अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, जब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो इसकी वैल्यू बनी मेरे पास, सपोज कुछ ये एंगल बन रहा था 135, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूं कोई भी एग्जांपल। तो मुझसे पूछा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है, मैंने कहा पहली बात तो देखो मैं इसको मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव होगा और एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया 135 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। नहीं तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z3, राइट, और Z3 का मैंने एंगल देखा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। देखो पहली बात तो दो एंगल बन सकते हैं, एक तो ये पूरा घुमा के ले आऊं जो कि 180 से बड़ा बन जाएगा, पर हमें 180 से बड़ा कभी भी एंगल देना नहीं है आर्ग्यूमेंट के लिए स्पेसिफिकली, बस बड़ा तो बन सकता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं 180 से बड़े एंगल्स को, ये आप पढ़ के भी आए होगे बचपन में, बट मुझे 180 से बड़ा आर्ग्यूमेंट का एंगल नहीं देना है, ये रूल बना दिया गया है पहली, कि आप आर्ग्यूमेंट को हमेशा -180 से लेके +180 के बीच में ही देंगे। इसलिए देंगे कि आप जब इधर से मेजरमेंट कर रहे होंगे तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब मैं इस एंगल को मेजर कर रहा हूं तो पहली बात तो मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, देख लो। यस सर। इस बार क्लॉकवाइज घूमना पड़ा है, और अगर मुझसे अब कोई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 पूछता है तो उसकी वैल्यू 120 डिग्री नहीं होगी, -120 डिग्री होगी। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट उसका 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट 90 से लेकर 180 के बीच में होगा। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना, देख सकते हो तुम क्लियरली। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है जैसे कि ये, तो क्या उसका आर्ग्यूमेंट की रेंज बता सकते हो आप मुझे? 0 to -90। 0 to -90। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -90 to -180। -90 to बिल्कुल -180। बिल्कुल। तो यही है भैया आर्ग्यूमेंट का खेल, बट हमें निकालना कैसे आर्ग्यूमेंट, तो आप याद रख सकते हैं आपको एक वैल्यू निकालनी है थीटा, आपको एक वैल्यू निकालनी है थीटा, और आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा के इक्वल। एक सेकंड मैं इसको रिजल्ट को लिख देता हूं जरा, ये एग्जांपल नोट कर लो फटाफट से। क्या मैं इसे हटा दूं? ये तो हटा ही सकता हूं। इसको रफ कर रहा हूं। अब मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना कैसे है? अगर हम इसकी बात करें तो मुझे तो एक वैल्यू थीटा निकालनी है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकलेगा।
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू याद रखो, थर्ड और फोर्थ में उसी का नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। और थीटा कैसे निकलेगा? ये मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। मॉड का मतलब आप जानते हैं वैसे क्या होता है? मॉडुलस। मॉड क्या काम करता है? मतलब एक काम तो है ही है कि जो हमने सीखा है यहाँ पे मॉडुलस का काम, बट वैसे मॉडुलस का काम होता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। अगर रियल नंबर्स के लिए मॉडुलस पढ़ते हैं हम, इसको भी मॉडुलस ही बोलते हैं, और क्योंकि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए ये हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये मॉडुलस जो है इसका काम है हर वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। यानी कि अगर मॉड ऑफ 4 निकाल रहा हूं मैं तो आंसर होगा 4, और मॉड ऑफ -3 निकाल रहा हूं मैं तो आंसर होगा 3। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर आएगी एज इट इज। अगर मॉड के अंदर कोई सिर्फ रियल नंबर लिखा हुआ है तो आप मॉड को ऐसे खोल सकते हैं डायरेक्टली कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगा, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएगा। तो सपोज मेरे को कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकालने, अब आ जाओ देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना होगा मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स आपने नंबर। tan थीटा और ये मॉड y अपॉन मॉड x क्यों दिया? यार ये इसलिए किया क्योंकि देख, दिखा सकता हूं मैं तुझे क्यों किया मैंने। अगर सपोज अभी तुझे पूरे रूल्स तो नहीं पता है देख, तो इसलिए क्या तुमने लिख लिया? ये इंपॉर्टेंट है भाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -पाई प्लस थीटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहां पे होगा -थीटा। यहां से तुम अभी आर्ग्यूमेंट निकालना सीख जाओगे। तुम्हें आर्ग्यूमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना, कॉन्जुगेट निकालना तो जरूर आना चाहिए, एंड होपफुली इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ही होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, राइट, तो वो पॉइंट होगा x, y। यस। क्यों ऋषिक? हाँ यस। और x प्लस आई वाई, अब x ये डिस्टेंस होगा, y ये डिस्टेंस होगा, यस थीटा तेरा एंगल है आर्ग्यूमेंट का, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं होगा? तो सर अगर एंगल वो नेगेटिव में होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव हो तुझे जाएगी। नहीं आता ना अभी निकालना, तो इसलिए तेरे लिए शॉर्टकट बनाना पड़ा मेरे को, इसलिए तुझे याद करानी पड़ रही है ये चीज। ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि देखिए क्यों हमने ऐसा लिखा है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z को -पाई प्लस थीटा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे थीटा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, और उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इसलिए उसके लिए शॉर्टकट बना दिया गया। अब आओ जरा एक बार, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट निकालने हैं। तो आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि भाई सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट पे दिया गया है। चलो मैं यही वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूं, सारे ऐसे लेता हूं, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, देन -1 माइनस आई, -1 प्लस आई। ठीक है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं। बेसिकली मैंने चारों क्वाड्रेंट में ले लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले वाले में मैं आर्गुमेंट निकालने गया, तो आर्गुमेंट निकालने जाऊंगा सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा क्या है, y की वैल्यू लिखूंगा क्या है। x भी 1 है यहाँ पे, y भी 1 है। x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट। जाऊंगा टेन थीटा निकालने। टेन थीटा की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ y, टेन थीटा मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं, मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ y का मतलब मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ x का मतलब मॉड ऑफ 1। मॉड ऑफ 1 पॉजिटिव नंबर है मॉड के अंदर, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही बाहर निकल जाएगा, यानी कि टेन थीटा हुआ 1। कब होता है टेन थीटा 1? 45। 45 डिग्री 45 पे, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में था ये कॉम्प्लेक्स नंबर? कोऑर्डिनेट फर्स्ट 1 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे दिया जाता है? +0 जो से एंगल -0 आएगा एज इट इज वही एंगल हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थे, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट हुआ 45 डिग्री, पहले वाले क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट हुआ 45 डिग्री। सेम गोज फॉर, अब हमें सारे इसी तरीके से निकाल लें। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो, क्या टेन थीटा सब में सेम नहीं आएगा भाई? मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स है, दूसरे वाले केस में x1 होगा, y -1 होगा, पर मॉड वाई तो फिर से 1 आ जाएगा। यस सर। नहीं समझे बात भाई? सेकंड वाले केस में अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो फिर से मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स होगा, मॉड वाई फिर से 1 होगा, क्योंकि y की वैल्यू इस बार मैं मानता हूं y की वैल्यू -1 है, पर जब मैं मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। मॉड का तो काम ही है पॉजिटिव बनाना। तो -1 का मॉड लूंगा तो वो भी +1 आ जाएगा, 1 का मॉड लूंगा तो वो तो 1 हो गई, यानी कि फिर से थीटा की वैल्यू 45। बट इस बार क्वाड्रेंट कौन सा है? बताओ। सेकंड। सेकंड वाले केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट कौन सा है? नहीं पॉजिटिव है बच्चे, y नेगेटिव है, सर, फोर्थ fourth। क्वाड्रेंट है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट कैसे दिया जाएगा? -थीटा से दिया जाएगा। यस सर। तो यानी कि इस बार आर्गुमेंट हो जाएगा -45। सर क्या अब आप मेरे को थर्ड और फोर्थ के आर्गुमेंट बता सकते हैं? हाँ हाँ बोलो ऋषभ। सर हम tan थीटा इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पता है दोनों को। दोनों बिल्कुल वही डिस्टेंस पता है, तो उसी लिए tan थीटा निकाल दें भाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वो हमसे आर्ग्यू करवाएगा वो उसे देगा भी, हमें देगा हमें उसे, तो हमें उसका y और x पता होगा, सर हम थर्ड उसका का आर्गुमेंट 45 निकाल माइनस लेंगे। पाई। पाई को 180 की तरह यूज कर, आंसर बता फिर। तो माइनस थर्ड केस में मेरे भाई थीटा फिर से 45 आएगा। यस सर, बिल्कुल -135। बिल्कुल सही है। फोर्थ का बता। हर बार